RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल का भाग 5। दोस्तों, भाग 5 में आज हम देखेंगे मौर्य काल की राजनीतिक स्थितियां, राजनीतिक जीवन, और इसमें हम शुरुआत करेंगे मौर्य काल की स्थापना से और अंत तक जाएंगे मित्रों। तो मौर्य काल की स्थापना में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या पढ़ना है आइए देख लेता हूँ। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लूँ ताकि आपको ये पता हो जाए कि हम कहाँ तक रहेंगे। आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और इसका राजनीतिक जीवन ये देखना है। चंद्रगुप्त मौर्य और इसका राजनीतिक जीवन। फिर यदि हम मित्रों बात करें तो इसके बाद बिंदुसार को पढ़ना है। बिंदुसार और इसका राजनीतिक जीवन इतना देखना है मित्रों। फिर क्या पढ़ना है? अशोक और उसका राजनीतिक जीवन और उसके उत्तराधिकारी इतना मित्रों पढ़ना है। तो अशोक का राजनीतिक जीवन और उसके उत्तराधिकारी मित्रों इतना हम लोगों को पढ़ना है। और आइए इस पर विचार डालते हैं। तो सबसे पहले मित्रों किसको हम पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। मेरे साथ आप लिखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले हम इसके जीवन के बारे में देख लेते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या क्या देखना है इस पर आइए मित्रों देख लेते हैं। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, इस पर चर्चा करेंगे। या राजनीतिक जीवन, विजय या राजनीतिक जीवन की हम बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य में, तो इसकी सेना को एक थे जस्टिन महोदय ने क्या कहा है? इसकी सेना को डाकुओं का झुंड कहा है। सेना को डाकुओं का झुंड कहा है। सेना को डाकुओं का झुंड सेना को कहा है। सेना को कहा, किसने कहा? तो जस्टिन महोदय ने कहा चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का झुंड थी। एक पॉइंट बहुत पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे मित्रों। और एक पॉइंट है, सिकंदर की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। मृत्यु के बाद राज्य स्वतंत्र व्यवहार करने लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप नोट कर लेंगे ताकि आपको पता हो जाए कि कैसा स्ट्रक्चर का रहा है और क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से गतिविधियां रही हैं, तो आप नोट कर लेंगे मित्रों। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अब वो टाइम चला गया कि सन, उपाधियां और नाम पूछे जाते थे। आज तो डिस्क्रिप्टिव आना शुरू हो गया है। तो मित्रों, एक पॉइंट और इसमें हम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है तो मगध में नंदवंश होता है, लेकिन जब ये यहाँ से जाता है तो वहाँ पर मौर्य वंश होता है, ये हम कह सकते हैं। तो सिकंदर की यदि हम बात करें तो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात एक खेमे में होती है। कहाँ होती है? खेमे में होती है। और सिकंदर इसको छोड़ देता है, समझता है एक बच्चा है, इससे हम क्या युद्ध करें, और छोड़ देता है। तो ये यदि कहीं कहीं इतिहासकार बोलते हैं कि सिकंदर मौर्य समकालीन था, नहीं, समकालीन नहीं था। कहीं कहीं ये पूछ देते हैं या लिखा है सिकंदर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कोई युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कोई युद्ध नहीं हुई। हाँ, मुलाकात हुई, तो ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ये साबित होता है कि ऐसी बातचीत कुछ हुई है। तो खेमे में मुलाकात हुई, तब इसकी उम्र बहुत कम थी। फिलहाल नौजवान सिकंदर भी था, लेकिन उससे छोटा चंद्रगुप्त मौर्य था। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। फिर आगे हम बात करें, जब ये गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य, नोट करते रहेंगे, अभी जो आप चाहते हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, सब सामने आएगा। जब ये गद्दी पर बैठा है तो 317 BC में
जब गद्दी पर बैठेगा तो 317 बीसी में, 317 बीसी बिफोर क्राइस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी बैठेगा तो पंजाब के यूनानी सेनापति, पंजाब के यूनानी सेनापति, पंजाब के यूनानी सेनापति, पंजाब के यूनानी सेनापति होते हैं, उनका नाम होता है पंजाब के सेनापति यूथिडेमस, यूथिडेमस को हराता है। तो प्रथम यूनानी ये हैं यूथिडेमस, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य 317 बीसी में हराता है। एक ये पॉइंट पूछा जाता है तो आप नोट कर लेंगे। दूसरा मित्रों, अब यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना, तो 315 में, कब? 315 बीसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और खूब पूछा जाता है। 315 बीसी में चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से या कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से नंद वंश पर आक्रमण करता है, नंद वंश पर आक्रमण करता है। उस समय वहाँ का राजा कौन होता है? तो घनानंद होता है, घनानंद होता है। महापद्म नंद वंश की स्थापना करता है और उसका अंतिम शासक घनानंद होता है। इसकी हत्या कर देता है चंद्रगुप्त। इसका एक सेनापति भी होता है, किसका मित्रों? घनानंद का एक सेनापति भी होता है भद्रसाल। क्या होता है? भद्रसाल। इसकी हत्या कर देगा और यहीं पर मौर्य वंश की स्थापना करता है, यहीं पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों, मौर्य वंश की स्थापना करता है। चलिए अब देखिए, चंद्रगुप्त का आपने तो देख लिया। चंद्रगुप्त की यदि हम बात करें, ये जब उसको हत्या कर देगा 315 बीसी में, तब ये मौर्य वंश की स्थापना जब वहीं करता, लेकिन कब करता है? तो इसकी डेटें कैसे तय करी गई हैं वो डेट देख लेते हैं। एक बेबीलोन की संधि होती है, जब बेबीलोन की संधि, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो बेबीलोन की संधि होती है 323 ईस्वी में, 323 बीसी में ईसा पूर्व में संधि होती है। एक पॉइंट नोट करेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ट्रिपरैंडिस की संधि होती है, किसकी? ट्रिपरैंडिस की संधि, ट्रिपरैंडिस की संधि होती है, ट्रिपरैंडिस की संधि होती है। यह होती है 321 में, 321 बीसी में होता है। इसके और इसके बीच का जो टाइम है 322 बीसी है। इन दोनों के बीच का जो टाइम है 322 बीसी है मित्रों। तब यहाँ पर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ जाएगा, पूरे तरीके से साम्राज्य संभाल लेगा मित्रों। एक पॉइंट ये कहा जाता है। जब वो अपने आप को यहाँ पर मृत्यु होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 315 में पूरी तरीके से नंदवंश की पूरी तरीके से मगध में शासन करता है। तो यहाँ पर ये जो शासन रहेगा या राजनीति में जब से चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो 322, फिर 315 में घनानंद को हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। इस तरीके से डेटों में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन आप इन नामों को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बेबीलोन की संधि, ट्रिपरैंडी की संधि हुई थी। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तब ये सब अपने अपने अधिकार के लिए युद्ध करते हैं, संधि करते हैं और जो सिकंदर का क्षेत्र है उसको बांट लेते हैं अपने में मित्रों। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गया। अब देखिए क्या होता है 305 बीसी में चंद्रगुप्त का युद्ध होता है। चंद्रगुप्त का युद्ध होता है किसके साथ युद्ध होता है? सेलूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होगा, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, सेल्यूकस की हार हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहता है। फिर इसके परिणाम क्या निकलते हैं? फिर इसके
परिणाम क्या निकलते हैं, ये परिणाम बहुत मित्रों पूछे जाते हैं। तो परिणाम क्या मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पुत्री होती है हेलेना, पुत्री होती है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री होती है, उस पुत्री का नाम है हेलेना, हेलेना नाम है, हेलेना या कार्नेलिया। तो सेल्यूकस की एक पुत्री है हेलेना या कार्नेलिया। इसका जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है, या अपना चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी शादी कर देता है। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, नोट कर लेंगे। अब ये विवाह तो हो गया, तो विवाह की जानकारी कहाँ से मिली भाई, ये विवाह कोई ना कोई घटना होगी या कोई ना कोई किताब होगी, तो जानकारी कहाँ से मिली है, तो मित्रों इसकी जानकारी एपियानस से होती है, एपियानस, इसकी जानकारी कहाँ से होती है, एपियानस से जानकारी होती है कि हेलेना का या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। एपियानस से जानकारी होती है, एपियानस से जानकारी होती है कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। अब मेगास्थनीज भी इसी के साथ समय में आया था, चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज। बिंदुसार के समय में डायमेकस आएगा, तो प्रश्न पूछा जाता है मेगास्थनीज का स्थान किसने लिया था, तो डायमेकस ने लिया था। एक पॉइंट ये है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आता है दूत बन करके। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। पीछे हम इसके बारे में बहुत बता चुके हैं, मेगास्थनीज के बारे में, पीछे के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा मित्रों। एक और इसमें है, मेगास्थनीज जब आता है, यहाँ पर मेगास्थनीज हम इसके पहले आपको बता चुके हैं मित्रों, चाहे तो आप पुराने वीडियो में देख लेंगे। मेगास्थनीज आने से पहले अराकोसिया या कंधार, मेगास्थनीज भारत या चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आने से पहले अराकोसिया या कंधार के राजा सीब्रिटियस ऐसे नोट करेंगे, मतलब सीब्रिटियस है, सीब्रिटियस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस ये लगा देंगे। सीब्रिटियस के दरबार में था। अराकोसिया के राजा या कंधार के राजा सीब्रिटियस के दरबार में मेगास्थनीज ये था, यहाँ से आने से पहले। फिर ये वहीं से राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको दहेज में 4 प्रांत मिलते हैं। दहेज में कितने? 4 प्रांत मिलते हैं। एक मिलता है एरिया, जिसको हेरात के नाम से जानते हैं, हेरात, ये दहेज के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर एरिया देता है, जो कि हेरात के नाम से जाना जाता है। अराकोसिया देता है, अराकोसिया जिसको कंधार के नाम से जाना जाता है। अराकोसिया जो मैं ऊपर लिखा चुका हूँ, अराकोसिया देता है, एरिया देता है, परोपमिसदाई देता है। परोपमिसदाई एक क्षेत्र है, परोपमिसदाई देता है, जो वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है। परोपमिसदाई एरिया हो गया, अराकोसिया हो गया, परोपमिसदाई हो गया और जेड्रोसिया हो गया। एक पॉइंट है जेड्रोसिया, तो एरिया देता है जिसको हेरात कहा जाता है, अराकोसिया देता है जिसको कंधार कहा जाता है, परोपमिसदाई देता है जिसको काबुल के नाम से जाना जाता है, जेड्रोसिया देता है जिसको मकरांत के नाम से जाना जाता है, मकरांत के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिलते हैं। अब देखिए क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस को 50 हाथी उपहार में देता है, 50 हाथी
उपहार में देता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। तो दहेज में इसको क्या मिला? 4 प्रांत मिले, एरिया, अराकोसिया, परोप, मिसदाई और जेड्रोसिया। सेल्यूकस को क्या मिला? 50 हाथी मिले। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ? हेलेना या कार्नेलिया के साथ हुआ। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एपियानस से जानकारी इसकी मिलती है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। मेगास्थनीज जब भारत आता है तो अराकोसिया के कंधार के राजा हैं सी ब्रिटियस, उनके दरबार में था, लेकिन कहा ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत ही जाता है। तो इतना पॉइंट नोट कर लेंगे। भाई बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, भाई संलेखना ले लेते हैं। प्रथम व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने साम्राज्य को स्थापित किया था बहुत लंबे स्तर तक। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो आइए मित्रों, अब चंद्रगुप्त मौर्य को कायदे से देखा जाए। ये तो इसके बारे में एक भूमिका थी, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप नोट कर लेंगे, कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके उपनाम जानना जरूरी है। उपनाम जानना जरूरी है, ये खूब पूछे जाते हैं। यदि कहीं पूछ दे तो कोई दिक्कत ना हो। विशाखाचर एक नाम है इसका, विशाखाचर। विशाखाचर ये जैन ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन ग्रंथ कहते हैं। ये विशाखाचर का नाम जो है, चंद्रगुप्त का नाम विशाखाचर है, जो कि जैन ग्रंथ कहते हैं। सेंड्रोकोट्स एक और यूनानी नाम देख लीजिए इनके क्या हैं। यूनानी नाम या यूनानी ग्रंथों में नाम क्या है भाई? यूनानी ग्रंथों में इनके उपनाम क्या हैं? सेंड्रोकोटस। ये अभी एक जैसे हैं, देखने में लगेंगे, आप पहचान जाएंगे, इसी का नाम है सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेंड्रोकोट्स तो स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिस कौन कौन कहता है? स्ट्रेबो कहता है, एरियन कहता है और जस्टिस कहता है। तो स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिस कहते हैं। सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। एक ये पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लेंगे मित्रों। दूसरा नाम है एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स हो गया, एंड्रोकोट्स हो गया। एंड्रोकोट्स जो नाम है ये एपियानस से ही जानकारी मिलती है। एपियानस से ही जानकारी मिलती है, जहाँ पर इसके विवाह की जानकारी मिलती है। एपियानस से जानकारी। एंड्रोकोट्स एक नाम है। सेंड्रोकोट्स हो गया, एंड्रोकोट्स हो गया और एड्रोकोट्स है। ये एंड्रो है, ये एड्रोकोट्स है। ये एरियन ने इसको कहा है। किसने कहा है? एरियन ने कहा है, एरियन। तो एक आपका विशाखाचर जैन ग्रंथों के अनुसार, यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोट्स, एड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण नाम इसके हैं। सर विलियम जोन्स बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सर विलियम जोन्स ने मित्रों 1743 ईस्वी में सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त से की है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसने पहचान की? सर विलियम जोन्स ने की है। तो मित्रों ये नोट कर लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की यदि हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसके दरबार में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इससे दुखी हो जाता है। जो दुखी हो जाता है तो ये जैन ग्रंथ में आस्था रखता है। तो जैन ग्रंथ के एक ऋषि होते हैं, या मुनि कह सकते हैं, या उनके महापुरुष जैन ग्रंथ में है भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु हैं। तो भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण भारत चला जाता है। दक्षिण भारत में कहाँ जाएगा? तो ये कर्नाटक जाएगा। कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला स्थान है। श्रवणबेलगोला स्थान है,
कर्नाटक में श्रवणबेलगोला एक स्थान है, वहाँ जाएगा। वहाँ पर एक चंद्रगिरी पहाड़ी है। क्या है? चंद्रगिरी पहाड़ी है। चंद्रगिरी पहाड़ी है। तो सिंघसेन के उत्तराधिकार में, सिंघसेन के उत्तराधिकार में, जिसको बिंदुसार के नाम से भी जानते हैं, बिंदुसार के उत्तराधिकार में ये गद्दी छोड़ करके श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी कर्नाटक में ये संलेखना ले लेता है, संलेखना ले लेता है भद्रबाहु के साथ। संलेखना लेगा, ये गुरु चेला दोनों वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं। संलेखना संथारा मैंने जैन धर्म में आपको बताया है, आप वहाँ जाके देख लेंगे। तो संलेखना ये ले लेगा, अपने प्राण त्याग देगा, और उसके बाद गद्दी कौन संभालेगा? बिंदुसार संभालेगा। एक पॉइंट मित्रों नोट कर लेंगे। राष्ट्रकूट शासक संलेखना, प्रश्न बनता है क्या कोई और भी संलेखना लिया जिसका इतिहास में नाम हो? तो एक है महत्वपूर्ण नाम, राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड, इन्होंने भी संलेखना ले लिया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। इनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा इनके टाइम पर। ये मित्रों आपको नोट कर लेने हैं। तो मित्रों आज का सेशन कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपके लिए कितना यूजफुल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें मित्रों। और यदि कोई कुछ तरीका बदलना हो, कुछ नया सुधार चाहते हैं तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं और हम आपकी सलाह के आकांक्षी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।